Hello to everyone. I'm Vijayata, and our today's topic is foreign market selection. It is in continuation with introduction to international marketing. जब भी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान कर रहे हो, इंटरनेशनल ओवरसीज बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो आपको शायद ये प्रोसेस याद होगा जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि आपको पहले तो अपने फर्म की स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ती है। उसके बाद आप मार्केट सिलेक्शन करते हैं। मार्केट सिलेक्शन के बाद ही आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एंट्री, और फिर वहां पे आप अपने मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर सकते हो। तो दीज आर द स्टेप्स जो आपको जब भी आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस को प्लान कर रहे होते हैं वो करना होता है। तो अभी हम जो इस पूरे पीपीटी में पढ़ेंगे वो होता है कि हम मार्केट सिलेक्शन कैसे करते हैं। मतलब हमने अगर अपने फर्म के बारे में पूरा एक स्वॉट एनालिसिस कर लिया, अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख लिया, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस का एक स्कैन कर लिया, तो उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं मार्केट सिलेक्शन के ऊपर। मार्केट सिलेक्शन क्या होता है? मार्केट सिलेक्शन इज बेसिकली इज अ प्रोसेस जब हम फॉरेन कंट्री टू विच कंट्री जहां पे हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे ओवरसीज कंट्रीज में, विच इज द मोस्ट फेवरेबल कंट्री फॉर आवर बिजनेस, हम उसको चूज करते हैं। बिकॉज क्या है कि वर्ल्ड आप एक साथ पूरे 190 कंट्रीज में काम नहीं कर सकते। यू नीड टू चूज। आप धीरे धीरे जा सकते हैं, आप धीरे धीरे डेवलपमेंट में जा सकते हैं। आप चाहें तो सारी कंट्रीज में एक साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं अगर आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका फॉर्म कैसा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, इन सारी चीजों पे। तो अगर हम उसको एक जॉट डाउन करेंगे पॉइंट्स में, तो होता है कि आपका प्रोडक्ट फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उस बेसिस पे उसका क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो लाइफ साइकिल, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी है, मतलब मैच्योरिटी, आपको जैसे बताया था, मैच्योरिटी अगर आपके प्रोडक्ट की होती है तो बहुत बार हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ, वहां पे वो डिक्लाइन फेज में जा सकता है। तो उस केस में अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज वन ऑफ द वे। तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, आपके प्रोडक्ट में आपकी कितनी स्पेशलाइजेशन है, व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन यू हैव इन योर प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट फैक्टर। उसके बाद आता है मार्केट फैक्टर। मार्केट फैक्टर आपका डोमेस्टिक एंड ओवरसीज बोथ। आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स, उस कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस रेगुलेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ट्रेंड इन इम्पोर्ट प्लस ट्रेंड इन डोमेस्टिक मार्केट, वहां के कंपटीशन और सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे फैक्टर्स आपको अपने मार्केट डेवलपमेंट में बहुत बार इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए आपको ये अपने स्ट्रेंथ में ये सारी चीजें भी बहुत ध्यान रखनी है। और मार्केट सिलेक्शन में इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी आप मार्केट चूज करते हैं, ओवरसीज मार्केट। उसके बाद आपके फर्म रिलेटेड फैक्टर। फर्म रिलेटेड फैक्टर मतलब फर्म का जो भी कंट्री, जो भी कंपनी अपने अपने लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान कर रही है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन जैसे आपको ईपीआरजी बताया था, अगर आप एथनोसेंट्रिक अप्रोच है आपका, तो आप हमेशा अपने होम कंट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और उस केस में आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप पॉलीसेंट्रिक है तो आप एक साथ में 2-3 कंट्रीज को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और उनके उनके लिए अलग अलग कस्टमाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनके लिए अलग अलग कस्टमाइज मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे। अगर रीजियो सेंट्रिक आप चूज करते हैं तो आप रीजन को क्लब करेंगे अकॉर्डिंगली, अपने फर्म के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। और जियो सेंट्रिक, अगर आप बहुत लार्ज स्केल फर्म है और बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देते हैं ताकि जो पूरे पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट किया जा सके, तो वैसे में आप जियो सेंट्रिक अप्रोच के लिए भी जा सकते हैं। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स। इसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन जैसे मान लीजिए 1991 से पहले इंडिया में स्वदेशी की ज्यादा डिमांड थी, 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी, बाहर की कंट्री बाहर की कंट्रीज से जो भी कंपनीज है हमारे यहाँ इंडिया में आना स्टार्ट हुई, वो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद ही हुआ ऐसा। तो वैसा बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि वहां पे कुछ पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई के बीच में जो 2 कंपनियां हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट में बहुत सारा सिमिलैरिटी है, वो बहुत अच्छा जॉइंट वेंचर के लिए जा सकते हैं। लेकिन एज अ कंट्री हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। एक्स
कंपनी के कंट्री और वाई कंपनी के कंट्री के बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन है, तो यू कैन नॉट गो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन और देयर आर सेवरल अदर रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करने हैं. ये सारे ध्यान में रखना होता है जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन कर रहे होते हैं. तब उसके बाद आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग सिलेक्शन. इज फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द मार्केट. आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, मार्केट डेफिनेशन भी कहते हैं. मतलब हर एक मार्केट का अपना अपना डिमेंशंस होता है, अपने अपने हिसाब से. हर एक कंट्री को आप अपने स्पेसिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, मतलब कोई भी एक डायमेंशन लेकर के आप मार्केट को आइडेंटिफाई या डिफाइन करते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंगली आप मार्केट को सेगमेंट करेंगे. सेगमेंट बिकॉज यू कैन नॉट बॉयल द एंटायर ओशन एट वंस. तो आपको मार्केट को सेगमेंट करना जरूरी होता है, बिकॉज खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी कंट्री can be differentiated on the basis of their culture, their psychography, their demography. बहुत different होता है, तो आपको segmentation करना बहुत important है. segment करने के बाद हम determine the foreign market is the third step. determining the foreign market में basically screen out करते हैं less favorable countries को, और उसके बाद फिर हम select करते हैं most promising country जिसको कि हम targeting कहते हैं. तो market definition the first step. इसमें क्या करते हैं हम वन डायमेंशनली टाइम फ्रेम और वहां के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए उस कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक दोनों को मिला करके, दोनों का ध्यान रखते हुए हम हर एक मार्केट को उसके हिसाब मार्केट को एक डेफिनेशन देते हैं. ये डेफिनेशन देने के बाद हमें मार्केट को सेगमेंट करने की जरूरत है. सेगमेंटेशन कैन बी बेसिस ऑफ ज्योग्राफी. जैसे मान लीजिए अगर हम रीजियो सेंट्रिक अप्रोच है हमारी कंपनी की, तो हमें ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी के बेसिस पे, डेमोग्राफी के बेसिस पे, बिहेवियर इन द सेंस कि उनका बिहेवियरल यूसेज रेट कैसा है, कितने फ्रीक्वेंसी है बाइंग की, कब कब इस्तेमाल करते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को जो अब भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उनको. तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देखते हैं प्लस उनका साइकोग्राफिक देखते हैं. तो डिवाइडिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, बिहेवियर एंड साइकोग्राफी. इसको बेस करके हम कंट्रीज को सेगमेंट करते हैं. सेगमेंटेशन के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, तो हम सेगमेंटेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आता है determining the market. Determining the market basically screening out the less promising country by means of research. जब हमने मार्केट डेफिनेशन करा, जब हमने सेगमेंटेशन करा, तो जब हमने डेफिनेशन और सेगमेंटेशन करा उसी टाइम में हमारे पास कंपनी का उस कंट्री का प्रॉपर डेटा आ जाता है. रेलेवेंट डेटा, जो भी डेटा हमको चाहिए. अगर मान लीजिए हमने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की, तो उस कंट्री का सेंसस, उसके ऊपर हमें पूरा रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी कि वहां पे किस तरह का एज ब्रैकेट है, किस तरह का एज वेरिएशन है, लाइफस्टाइल क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, मेल फीमेल रेशियो क्या है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डेटा मिलेगा. उसको क्या करते हैं, डेटा को हमको प्रॉपरली डेटा एनालाइज करेंगे और उसमें से जो लेस प्रॉमिसिंग कंट्रीज है उसको हम हटाते हैं, उसको हम फिल्टर कर देते हैं. बेसिकली जो थर्ड स्टेप होता है उसमें से जो कंट्री हमारे काम की नहीं होगी, जहां पे हम बिजनेस नहीं कर सकते, उसको हम फिल्टर आउट करते हैं. तो जब आप फिल्टर आउट कर रहे हैं तो उसमें हमेशा दो गलती हो सकती है. जब भी आप किसी चीज को छान रहे हैं ना, तो हो सकता है कि जो चीज हमको रखनी थी वही गिर जाए, ऐसा हो सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट एरर इज इग्नोरिंग कंट्रीज विथ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर कंपनीज प्रोडक्ट. ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट पोटेंशियल था लेकिन हमने उससे कंसिडरेशन में ही नहीं लिया क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही गलत हो गया इनिशियली. तो एक पहला एरर ये हो सकता है. दूसरा एरर क्या हो सकता है, हमने ऐसी कंट्री के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशन किया जिसको बाद में पता चला कि ये हमारे काम की नहीं है. तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज खत्म होते हैं, हमारा टाइम कंजम्पशन होता है. तो ऐसी कंपनीज जिसके पास बहुत टाइम है, बहुत रिसोर्स है, वो चाहे तो इस तरह का मेथड्स यूज कर सकती है, वो स्पेंडिंग कर सकती है ये रॉन्ग डिसीजन में भी. लेकिन ऐसी कंट्री, ऐसी कोई भी कंपनी जो कि बहुत छोटे स्केल पे है अभी या अभी बिजनेस स्टार्ट ही कर रही है, अगर वो ही इन दोनों में से कोई भी गलती करती है तो उसके लिए उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. ये बहुत रॉन्ग डिसीजन हो सकता है. तो डिटरमाइनिंग द मार्केट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स.
और उसके लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोसेसेस है। ये पूरे स्क्रीनिंग प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। दिस मॉडल वाज गिवन बाय आर वेन वॉलकूट, जो कि ग्लोबल मैगजीन 1989 में छपा था, पेज नंबर 83 में है ये। एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च नाम की मैगजीन है, उसमें आप देख सकते हैं। ये आपको आर्काइव में मिल जाएगा, बहुत जगह गूगल में मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे एज इट इज रखा है। इसमें स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम जो पहला रिसर्च करते हैं वो जनरल मार्केट पोटेंशियल को लेकर करते हैं। अगर कोई भी कंट्री जो हमारे जो पोटेंशियल, जो जनरल पोटेंशियल हमें चाहिए, अगर वो मीट नहीं करती है, हम ऑटोमेटिकली उसको वहां से रिजेक्ट करते हैं। उससे हमको प्रिलिमिनरी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब हमने एक ब्रॉडर स्केल पे पहले लिया था बहुत सारी कंट्रीज, उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेक करा, और उसके बाद फिर जो हमारे को सूट नहीं करता हम उसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है कि हम वहां का जो रिसर्च करते हैं वो प्रोडक्ट को लेकर के कहते हैं। मतलब अपना प्रोडक्ट के लिए वहां पे क्या स्कोप है, वहां का मार्केट साइज, ट्रेंड वगैरह, ये सारी चीजें आगे हम लोग डील करते हैं, बताते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये हमारे प्रोडक्ट को मैच नहीं करता, वी विल रिजेक्ट दैट कंट्री, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। वहां से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस का, देखिए, पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मतलब सेल्स और प्रॉफिट के टर्म्स में हम कितना उस कंट्री से अपना बिजनेस रीप आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है माइक्रो रिसर्च। माइक्रो रिसर्च में हम वहां के कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ एंट्री, प्रॉफिट, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजों के ऊपर, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों के ऊपर सर्च करते हैं। और फाइनली जो हमारे लिए जो मोस्ट प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होती है, हम उसको फिल्टर आउट करते हैं और फिर टारगेट करते हैं। टारगेट करने में मतलब वहां का जो कॉर्पोरेट फैक्टर्स होंगे, मतलब सब्सिडरी जब हम वहां पे डालेंगे, तो वहां पे जो इम्प्लीमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो लास्ट स्टेप आपको बताया था, वहां पे अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके लिए फिर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आएंगे, कैसे उसको करना है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट आवर बिजनेस, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या था कि जनरल मार्केट पोटेंशियल हम चेक करते हैं। जनरल मार्केट पोटेंशियल कैसे चेक होगा, वहां के इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से, वहां के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, सोशल स्ट्रक्चर से और जोग्राफिक फीचर से। ये मैक्रो लेवल रिसर्च पे होता है। मैक्रो इन द सेंस ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, बेसिकली इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, वहां का पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिक फीचर, इनमें से कोई भी चीज आप बदल नहीं सकते। ये सारी चीजें अनकंट्रोलेबल है, तो इसको हम मैक्रो लेवल रिसर्च पे करते हैं। अगर कोई भी पैरामीटर हमें मीट नहीं करता, सूट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर हम रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फेज आता है, उसमें हम करते हैं जनरल रिसर्च बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम लेके जा रहे हैं, वो उसका मार्केट साइज वहां पे क्या होगा, उसका ग्रोथ ट्रेंड ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या क्या है, टैक्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, उसके बाद कल्चरल एक्सेप्टेंस है या नहीं उस टाइप की सिमिलर प्रोडक्ट्स का, और वहां पे स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम अगर उस बिजनेस में फ्लरिश करना चाहते हैं वहां पे, तो वहां पे स्टेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, मतलब व्हाट इज द ग्रोथ रेट दैट आई कैन एक्सपेक्ट ओवर देयर। इसको बेस करके हम पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज कैलकुलेट करते हैं। अगर वो कंट्री हमें मीट नहीं करती ये सारी चीजों को, या हमारे पैरामीटर जो हमने बेंचमार्क फिक्स रखे हैं वो मीट नहीं करता, तो वो हम उसको वहीं पे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 इज स्पेसिफिक फैक्टर दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्ट। इसमें एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कॉम्पिटिशन, ईज ऑफ एंट्री, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेल्स प्रोजेक्शन क्या होगा, सेल्स प्रोजेक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ एंट्री हमारी क्या लगेगी। ईज और कॉस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। ईज मतलब हम कितने आराम से, मतलब गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो कितना कम है। कहते हैं ना इंडिया में जैसे झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी आगे हो गया था एक टाइम में, बहुत आराम से सिंगल विंडो सिस्टम से आप आकर के झारखंड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। अभी वो रैंक भले पीछे हो गई, लेकिन देयर वाज अ टाइम जिस वक्त ऐसा हुआ था, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एमओयूज हुए यहाँ झारखंड में आकर के। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत कम हो गया, लेकिन बाकी अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से बिजनेसेस नहीं हो पाए, लेकिन ईज ऑफ एंट्री बहुत आराम से उस झारखंड में उस समय एक्सेसिबल था। तो ईज ऑफ एंट्री एंड कॉस्ट ऑफ एंट्री, कॉस्ट ऑफ एंट्री इज अ डिफरेंट थिंग। कॉस्ट ऑफ एंट्री इज अगर आप वहां पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाट आर द कॉस्ट दैट यू नीड टू पे। उसके बाद है प्रोबेबल प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, आपके प्रोडक्ट को कितने लेवल तक एक्सेप्ट किया जाएगा, कितना आपको वहां के कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस लाने की जरूरत है, या फिर इजीली आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के साथ। और अगर इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो आप बहुत आराम से सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटी, थोड़ा प्रमोशनल एक्टिविटी
वो एग्रेसिवली करते हैं तो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है। और फिर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, और फील ऑफ द प्रोडक्ट, फील ऑफ द प्रोडक्ट इन द सेंस कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट होते हैं वहां पर। तो दीज आर द माइक्रो लेवल रिसर्च, ये दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज अगर आपको कम ज्यादा लग रही है, उसको अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपको लगता है कि सेल्स प्रोजेक्शन आर नॉट टू हाई इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन आपको लगता है कि वहां कंपटीशन कम है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो आपको सेल्स टीम बढ़ानी पड़ेगी। तो दीज थिंग्स कैन बी मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से फिर आपको क्या मिलता है, यू गेट अ प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी। प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब कि दीज फॉलोइंग कंट्रीज, जैसे अगर आपने 100 कंट्रीज के साथ स्टार्ट करा, स्टेप 2 आते आते आप 25 तक आ गए, लास्ट में स्टेप 3 आते आते आप 5 कंट्री तक आ जाएंगे कि दीज आर माई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद फिर लास्ट होता है कि जो टारगेट मार्केटिंग करने से पहले, ये जो 5 कंट्रीज आपने चूज करी, उसको टारगेट करने से पहले वहां के कॉर्पोरेट फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको हम चेक करते हैं। एंड फाइनली वी टारगेट द स्पेसिफिक कंट्री जहां पे हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे चूजिंग द मोस्ट फेवरेबल कंट्री, ये जब हम डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं। 3 तरह के डिसीजन हो सकते हैं। विच मार्केट टू बिल्ड और कीप। बिल्ड और कीप, बिल्ड मतलब अगर हम नया कुछ वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, न्यू मार्केट डेवलपमेंट। कीप अगर हमने पहले से वहां पे बिजनेस कर रखा है, तो उसमें और ज्यादा रिसोर्सेस को इन्वॉल्व करना, मतलब हमने घर बना रखा था, ठीक है, अभी घर का रेनोवेशन कर दे तो काम और भी, घर हमारा और अच्छा हो जाएगा, तो बिल्ड एंड कीप। और दूसरा होता है डाइवेस्ट, कुछ पोर्शन निकाल देते हैं, कुछ पोर्शन बेच देते हैं, वहां का हटा सकते हैं। और टोटली होता है अबंडन, जहां पे हमको कोई स्कोप नजर नहीं आता, हम उसको एकदम टोटली ड्रॉप करते हैं अपने स्केल से। तो ये 3 तरह के डिसीजन होते हैं। तीनों ये डिसीजन लेने के लिए देयर इज अ मैट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा कि हम ये चीज कैसे कर सकते हैं। जस्ट सी, इसको हम एक्सपोर्ट मार्केट सिलेक्शन स्ट्रेटजीज कहते हैं। सी, देयर इज अ स्केल ओवर हियर, जो एक साइड में आपको कंट्री के अट्रैक्टिवनेस को दिखाती है, दूसरे साइड में जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है आपकी, आपके खुद की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो दिखाती है। तो अगर मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इज वेरी हाई एंड द कॉम्पिटिशन इन दैट मार्केट इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो। दूसरा पोजिशन आता है, ठीक है, दूसरा पोजीशन आता है जब आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और लो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लो है, मतलब आप मार्केट में उतना कम्पीट नहीं कर सकते वहां पे, लेकिन उस मार्केट में उस कंट्री की अट्रैक्टिवनेस बहुत हाई है, मतलब मार्केट का पोटेंशियल बहुत हाई है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जॉइंट वेंचर वगैरह स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट देखिए कि आपकी अट्रैक्टिवनेस भी बहुत लो है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बहुत लो है। तो उस केस में आपको वहां पे क्या कर सकते हैं, आप अबंडन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लाइसेंसिंग या इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पे आप चूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर ना ही आपकी बहुत कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बहुत हाई है, ना ही अट्रैक्टिव है बहुत कंट्री, बीच बीच का एक स्टेज होता है, तो वहां पे आप सिलेक्टिव स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड जिससे कि आप मार्केट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा if you have any question, any doubt, you can put your question in the comment box, and besides that you can also mail me. Thank you very much.